डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स के क्लास 12th के अध्याय 2 राजा, किसान और नगर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम 16 महाजनपद के बारे में, उस समय की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और हो रहे महत्वपूर्ण युद्धों आदि के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये जो चैप्टर है और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आई हैं। हमने देखेंगे जो इनमें महाजनपद से रिलेटेड चीज़ें हैं और जो एक जनपद, महाजनपद के बारे में हम पढ़ेंगे मगध, उससे भी रिलेटेड चीज़ें हमें अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों ही लेवल पर देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, महाजनपद की संख्या कितनी है? 12, 14, 16 या 18? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि छठी शताब्दी का जो ईसा पूर्व का जो काल था वह एक परिवर्तन काल था। हमने हड़प्पा सभ्यता के बाद हमने यह देखा कि जो पतन हुआ है उसके बाद वैदिक सभ्यता आई थी। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा बनाई गई सभ्यता थी। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पर हमें 4 प्रकार के वेदों का उल्लेख देखने को मिलता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद महाजनपद काल आया। इसमें नए नगरों का विकास हुआ था। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में छठी सदी ईसा पूर्व में एक अहमकारी बदलाव आए थे। इसका प्रमुख कारण यहाँ पे राज्यों का और नगरों का विकास और लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन था। इसी समय बौद्ध और जैन सहित भिन्न भिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध व जैन धर्म में प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद को लेकर हमें 16 राज्यों का जिक्र मिलता है। छठी शताब्दी का जो काल है वह कृषि के लिए भी परिवर्तन काल माना गया है। इस समय लोहे का उपयोग होने लगा और जिससे कठोर जमीन को जोतना आसान होता रहा और इसके साथ साथ धान का भी रोपण हुआ था। हम जानते हैं जनपद और महाजनपद के बारे में। इस युग में राज्यों को जन कहा जाता था तथा उत्तर वैदिक काल में राज्यों को जनपद कहा जाता था। 6वीं शताब्दी में हमने देखा कि देश के राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के राज्यों का अस्तित्व दिखाई देता है जिन्हें महाजनपद की संज्ञा दी गई। इस समय के महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिला हुआ है। इसमें जो अगुंतर निकाय है उसको ज़्यादा विश्वसनीय माना गया है। बौद्ध जैन और जैन धर्म में प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद में 16 राज्यों का जिक्र मिलता है, जिसमें से ये मुख्य आप देखेंगे आपके सामने हैं। इनकी राजधानियाँ और जो वर्तमान क्षेत्र है वह भी दिया हुआ है। यह मुख्य महाजनपद थे। यह यहाँ पे राजों का शासन होता था। यहाँ पर राजधानी होती थी जिससे वे किले से घिरे होते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर हमने यह भी देखा कि गढ़ और संघ का भी उपयोग होता था और गढ़ और संघ के नाम से लोग शासन करते थे। गण क्या होता था? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था और संघ का प्रयोग किसी संगठन या सभा के लिए किया जाता था और यहाँ पे कई शासक होते थे। इसके अलावा यह लोग एक साथ भी शासन करते थे। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो 16 महाजनपद थे ये प्रमुख महाजनपदों में थे। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए थे और इनका काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। फिर हम जानते हैं मगध महाजनपद के बारे में। मगध आधुनिक बिहार में स्थित है। मगध 6ठी से 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के बारे में बन गया था। इसका जो प्रारंभिक राजधानी थी वह मगध थी। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी वह राजगृह थी। यह पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ एक किलाबंद राज था। बाद में यहाँ पे पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया जिसे हम वर्तमान में पटना कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि राजधानियों की किलेबंदी की गई थी। किससे? लकड़ी, ईंट या पत्थर से ऊंची दीवारें बना के यहाँ पे किलेबंदी की जाती थी। मगध का जो प्रारंभिक इतिहास है वह हर्यंक वंश में राजा बिंबिसार से प्रारंभ हुआ है। मगध को इन्होंने दिग्विजय उत्कर्ष के जिस मार्ग पर अग्रसर किया था यह तभी समाप्त हुआ जब कलिंग युद्ध में अशोक ने अपनी तलवार को शांति दी थी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा को अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था, जिससे किसी भी प्रकार का और हमें युद्ध देखने को नहीं मिलता है। फिर हम देखते हैं एक प्रारंभिक राज्य मौर्य समाज के बारे में क्या उल्लेख होता है। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321वीं ईसा पूर्व में की थी, जो कि पश्चिम में अफगानिस्तान से
और बलूचिस्तान तक भी फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईस्वी में पटना के बिहार में हुआ था। यह भारत के प्रथम हिंदू सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ के इनके गुरु विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य तीनों एक ही व्यक्ति के नाम में थे। फिर हम जानते हैं मगध मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोतों के बारे में। पहली जानकारी के स्रोत यहाँ पे मूर्तिकला है। इसके अलावा दूसरी जानकारी का स्रोत यहाँ पे मेगस्थनीज द्वारा लिखित गई इंडिका प्रुत है। यहाँ जो यूनानी राजदूत मेगस्थनीज आया था उनके लिखी गई पुस्तक से हमें काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक जो चाणक्य द्वारा लिखी गई है, इसके कुछ भागों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जैन, बौद्ध और अन्य पौराणिक ग्रंथों से भी हमें अनेक प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अशोक द्वारा स्तंभ लिखवाए गए थे। अशोक ने द्वारा कई स्तंभ लिखवाए गए जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। अशोक पहला सम्राट था जिसने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए गए पत्थरों में लिखवाया था। इससे कई लोगों को अच्छी खासी जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अलावा अशोक का जो धम्म था वह एक मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत था। यह अशोक ने एक नियमावली बनाई थी जिसे धम्म से प्रचालित किया था। धम्म के जो सिद्धांत थे वह साधारण और सार्वभौमिक थे। धम्म के माध्यम से वह लोगों को इस जीवन में और इस संसार के बारे में बताना चाहते थे। अशोक का कोई व्यक्तिगत धर्म था वह बौद्ध धर्म था, लेकिन उसने अपने धर्म को किसी पर थोपने का प्रयास नहीं किया था। धम्म प्रचार में उन्होंने एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जिसे महामात्य कहा जाता था। उन्होंने अधिक अधिकारियों को अलग अलग जगहों पे गए, वह धर्म की स्थापना करते थे और उसका उद्देश्य और उसके उपदेश लोगों को देते थे। यह एक नैतिक नियम या समान विचार संहिता थी। इसमें लोगों को नैतिक जीवन व्यतीत करने और दूसरे धर्मों का सम्मान करने, जीव जंतु को क्षति न पहुँचाना, ऐसी चीज़ों के बारे में, अच्छी चीज़ों के बारे में लोगों को बताया गया था। फिर हम जानते हैं मौर्य साम्राज्य में प्रशासन के बारे में। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी और यहाँ पे चार प्रमुख राज्य थे, केंद्र थे यहाँ के तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुरबंगिनी। इन सबका उल्लेख अशोक के अभिलेख में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि साम्राज्य में हर जगह एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रही होगी, क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक का जो शासन था वह उतना बड़ा क्षेत्र था, तो एक जगह से ऐसा शासन करना यह संभव नहीं है। इसके अलावा हम यहाँ की सेना व्यवस्था के बारे में देखते हैं। यहाँ मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य में सेना के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियाँ थी। एक जिसका कार्य था नौसेना का संचालन करना, दूसरी का काम था यात्रा और खान पान का संचालन करना, तीसरी का काम था पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी का था अश्वरोही का संचालन, 5वें का काम था रथारोही का संचालन करना और छठे का काम था हथियारों का संचालन करना। इसके अलावा जो 2 अन्य उप समितियाँ थी उनके अलग प्रकार के दायित्व थे, जैसे कि उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। हम देखते हैं कि क्या मौर्य साम्राज्य का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है या ये किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 9वीं शताब्दी के समय जब हमने ये देखा कि भारत के प्रारंभिक इतिहास की जो रचना है वह इसी से हुई थी। मौर्य साम्राज्य को भारत के इतिहास का मुख्य काल माना गया है। इस समय यहाँ पे जब ये मौर्य साम्राज्य के इतिहास का इस समय भारत गुलाम था और उसके बाद भारत के इतिहास का एक अनेक उदय हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे अद्भुत कला की साक्ष्य हमें मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, अशोक के बारे में हमें कई चीज़ें पता चलती हैं और मौर्य साम्राज्य की जो था वह केवल 150 वर्ष तक चला था और उस समय में मौर्य साम्राज्य का शासन ने भारत को एकीकृत किया था, जिससे एक भारतवर्ष का एक उदय हुआ था और इसने व्यापार वाणिज्य हर क्षेत्र में अपना वो किया था। इसके अलावा हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। जो निर्बल वहाँ के उत्तराधिकारी अच्छे नहीं थे, केंद्रीय शासन की निर्बलता थी, साम्राज्य का प्रशासन अच्छा नहीं था, इसके साथ साथ प्रांतीय शासकों का अत्याचार हमें देखने को मिलता है। फिर हम जानते हैं दक्षिण के राजा के बारे में और वहाँ के सरदारों के बारे में।
दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में चोर, चेल व पांड्य जैसे सरदारों का उदय हुआ। ये राज्य समृद्ध और स्थायी थे। प्राचीन तमिल ग्रंथों में हमें इसका उल्लेख मिलता है। सरदार क्या होते हैं? सरदार एक ताकतवर व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत हो भी सकता है और नहीं भी। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। सरदार का विशेष कार्य क्या है? सरदार का कार्य है विशेष अनुष्ठानों का संचालन करना, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना। यह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है और लगान भी वसूल करता था। इसका कार्य लड़ाई झगड़े विवाद को सुलझाना। इसके साथ साथ यह अपने समर्थकों और स्थायी सेना के अधिकारी नहीं होते थे। इनके बारे में हमें जानकारी प्राचीन तमिल संगम ग्रंथ से मिलती है। यहाँ के जो लोग होते थे वह राजा लंबी दूरी के व्यापार के कारण से राजस्व भी इकट्ठा करते थे। सातवाहन और शक यह प्रमुख राजा यहाँ के थे। फिर हम जानते हैं दैविक राजा के बारे में। देवी देवताओं की पूजा से राजा उच्च स्थिति हासिल करते थे। कुषाण शासकों ने ऐसा किया था। कुषाण शासकों ने हिंदू धर्म में और हिंदू देवी देवताओं को काफ़ी ज़्यादा उनकी पूजा पाठ की थी और उनके लिए उन्हें काफ़ी उच्च स्थिति प्राप्त हुई थी। यूपी में मथुरा के पास माट नाम के एक स्थान पर कुषाणों ने एक विशालकाय मूर्ति स्थापित की थी। इसके साथ साथ उन्होंने अफगानिस्तान में भी ऐसा किया था। इसके माध्यम से राजा खुद को देवतुल्य पेश करते थे। मतलब वह ऐसा दिखाते थे कि जो राजा है वह ईश्वर का भेजा गया प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि भी नहीं, वह ईश्वर का ही एक रूप है और उसका किसी भी प्रकार की उसकी आज्ञा मानना या उसे यह अधिकार है कि वह लोगों के ऊपर अच्छे से शासन कर सके। फिर हम जानते हैं गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल का शासक भारतीय इतिहास में स्वर्णयुग कहा जाता है। इस समय अनेक मेधावी और शक्तिशाली राजाओं ने उत्तर भारत को एक छत्र के नीचे संगठित किया था और यहाँ पे सुव्यवस्था स्थापित की थी। यहाँ के जो प्रमुख शासक थे वह श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त भी थे। फिर हम जानते हैं यहाँ के गुप्तकालीन इतिहास के स्रोतों के बारे में। साहित्य में हम देखेंगे विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मा पुराण, कालिदास द्वारा रचित रघुवंश और अभिज्ञान शकुंतलम, विशाख दत्त द्वारा देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस और शूद्रक द्वारा रचित मक्षकटिकम एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा है। इसके अलावा जो हम यहाँ के अभिलेख देखते हैं तो शिलाओं और ताम्रपत्र पर लिखे अभिलेख, समुद्रगुप्त के प्रयाग और एरन के अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय के महरौली के अभिलेख, कुमारगुप्त के मिलसद, गढ़वा और मंदसौर के अभिलेख और स्कंदगुप्त के भीतरी, कहोम और गिरनार के अभिलेख, ये जो अभिलेख हैं इनसे हमें यहाँ की जानकारी मिलती है। और स्मारक के बारे में हम देखेंगे तो तिगवा जो कि जबलपुर का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, रचना कुठार का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का ईंटों का मंदिर, स्कंदगुप्त का भीतरी मंदिर और चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली लौह स्तंभ, जो ये जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, इनसे हमें गुप्त काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हम जानते हैं जनता के बीच में राजा की छवि के बारे में। जनता के बीच राजा की छवि कैसी थी, इसके बारे में हमें ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। जातक कथाओं से इतिहासकारों ने पता लगाने का प्रयास किया है और ये कहानियाँ मौखिक थीं। बाद में इन्हें हमने पाली भाषा में लिखा हुआ पाया है। जैसे बहुत सारी कहानियाँ हैं, जैसे कि गंतुविद जो जातक कहानी है वो प्रजा के दुख के बारे में बताया गया है। 6वीं ईस्वी शताब्दी में हमने ये देखेंगे, 6वीं ईस्वी शताब्दी में हम पूर्व से उपज बढ़ाने के तरीके देखते हैं। यहाँ पे उपज बढ़ाने के लिए हल का प्रयोग किया गया, लोहे की फाल का प्रयोग किया गया तथा यह उपज बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फसल से बढ़ाने के लिए कृषक समुदायों ने विभिन्न प्रकार की सिंचाई के नए नए साधनों का प्रयोग करना शुरू किया था। कई जगहों पर तालाब, कुआं और नहर जैसे जगह भी बनाई गई जो कि उपज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर हम देखते हैं सिक्के और राजा के बारे में। सिक्के का जो चलन है उससे व्यापार आसान हो गया था। चांदी और तांबे के आहत सिक्के प्रयोग में लाए गए। यह सिक्के हमें खुदाई से प्राप्त हुए हैं। आहत सिक्के पे प्रतीक चिन्ह भी थे। यह सिक्के राजाओं द्वारा जारी किए गए थे और इसके साथ साथ वहाँ पे शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ जो सिक्के जारी किए गए थे वह सबसे पहले यूनानी शासकों ने जारी किए थे। सोने के सिक्के का सर्वप्रथम प्रयोग कुषाण राजाओं ने किया था। मूल्यांकन वस्तुओं के विनिमय में सोने की चीज़ों का प्रयोग किया जाता था, सोने के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। दक्षिण भारत में हमें बड़ी तादाद में रोमन सिक्के मिले हैं और सोने के सबसे आकर्षक सिक्के गुप्त शासकों द्वारा ही जारी किए गए हैं। हम देखेंगे ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के बारे में और इसका क्या अर्थ था और इसने क्या भूमिका निभाई है उस समय के इतिहास के बारे में।
ब्राह्मी लिपि और 1830 के समय में हम ये देखते हैं कि वहाँ पे जो लिपियों का हमें मिलती हैं, जिस प्रकार के जो हमें स्तंभ मिले हैं, उन स्तंभों से कई प्रकार की लिपियाँ मिलती हैं। उन लिपियों को जब पढ़ा गया है तो हमें यह पता चलता है कि ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि बहुत पुरानी लिपि है। 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने के अधिकारी जेम्स प्रिंसपेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। इसका प्रयोग शुरू के अभिलेखों और सिक्कों पर किया गया और इस पे ज़्यादातर पियदस्सी राजा का नाम था। पियदस्सी का अर्थ है मनोहर मुखारती वाला राजा। यह अधिकतर सम्राट अशोक के लिए यह प्रयोग किया जाता था। खरोष्टी लिपि को कैसा पढ़ा जाता है ये देखते हैं। पश्चिम उत्तर में पाए गए अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। इस क्षेत्र में हिंदी यूनानी शासक शासन करते थे और उनके द्वारा जो सिक्के बने गए हैं उसमें खरोष्टी लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। उसमें राजाओं के नाम उनकी भाषा खरोष्टी में लिखे गए हैं और यूनानी पढ़ने वाले विद्वानों ने इसमें अक्षरों का मेल भी किया है। फिर हम जानते हैं ब्राह्मी लिपि के बारे में। ब्राह्मी लिपि काफ़ी प्राचीन है। आज हम भारत में जितनी भी भाषाएं पढ़ते हैं उन सबकी जो जड़ है वह ब्राह्मी ही लिपि है। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों ने भारत के पंडितों की मदद से बंगाली और देवनागरी लिपि में बहुत सारी पांडुलिपियाँ पढ़ी और अक्षरों को जो प्राचीन अक्षरों से मिलने का प्रयास किया। कई दशकों बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के समय ब्राह्मी लिपि का 1838 में अर्थ निकाला था। फिर हम जानते हैं अभिलेखों की साध्य सीमा के बारे में। अभिलेखों की साध्य सीमा बहुत जैसे जो अभिलेख हैं वो हमारे इतिहास को जानने का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन हर किसी चीज़ की एक सीमा होती है, या एक लिमिट तक ही वो अपने बारे में बता पाती हैं, या जो चीज़ें हैं उनमें कई बार ऐसी कुछ कमियां रह जाती हैं जिससे हमें उनके बारे में पता नहीं चल पाता है। जैसे कि हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना। जो अभिलेख है वो बहुत हल्के ढंग से लिखे गए, इन पर जो लिखावट है वह बहुत समय हो चुका है, इन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी और बहुत हल्का लिखा हुआ होता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ अक्षर लुप्त हो गए हैं, कुछ अभिलेख नष्ट हो गए हैं और कुछ अभिलेखों में से अक्षर भी लुप्त हो गए हैं, जिनकी वजह से उन्हें पढ़ पाना और उस शब्द का पूरा अर्थ निकाल पाना भी बहुत मुश्किल होता है। वास्तविक अर्थ समझने में कठिनाई होती है। अभिलेखों में शब्दों को वास्तविक अर्थ को समझ पाना पूर्ण रूप से संभव नहीं होता, जिसके कारण कठिनाई होती है और कई बार शब्द नहीं मिलते हैं या कुछ ढंग से लिखा हुआ नहीं समझ में आता है, इस वजह से भी दिक्कत होती है। अभिलेखों में दैनिक जीवन के कार्य नहीं लिखे हुए हैं। अभिलेख जो हमें मिले हैं उसमें राजा महाराजाओं की ही मुख्य बातें लिखी हुई हैं, जिससे हमें दैनिक जीवन के बारे में या आम लोगों के बारे में नहीं पता चलता है। जिस तरीके से कहा जाता है कि इतिहास हर स्तर का अलग अलग होता है। इतिहास राजा महाराजा का अलग होता है, व्यापारियों का अलग होता है, सैनिकों का अलग होता है और आम जनता का अलग होता है। इसी तरीके जो अभिलेख या जो हमें अधिकतर स्रोत मिलते हैं उनसे हमें जो उच्च वर्ग या जो राजा महाराजा के लोग युद्धों के बारे में केवल इसके बारे में पता चलता है, लेकिन एक आम व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा था, एक आम समाज कैसा था, उसके बारे में पता करना अभिलेख से काफ़ी मुश्किल होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न था महाजनपद की संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर है 16। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।